हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल जीएस के सेगमेंट को कवर करा रहे थे, बल्कि हम सीसैट के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग की क्लासेस को कवर कराने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी हमारी मैथ की क्लासेस आ रही हैं। उम्मीद है कि आप उन मैथ की क्लासेस को देख रहे होंगे। ये हमारी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत ये हमारी क्लास नंबर 16 है। ऑलरेडी हमारी 15 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन 15 क्लासेस को न केवल देखा होगा, बल्कि उनका नोट्स बनाया होगा और उनको प्रैक्टिस सीट के रूप में अपने टॉपिक्स को कवर भी कर रहे होंगे। अब ये हमारी जो 16 क्लास है, इस 16 क्लास के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक या कहें टॉपिक नंबर 10 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है तुलनात्मक अध्ययन या कहें कंपैरिजन स्टडी। ये हमारे इस टॉपिक का पहला व अंतिम पार्ट है, अर्थात इसी टॉपिक को इसी क्लास के अंतर्गत हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल की जो हमारी क्लास आएगी, क्लास नंबर 17, उसके अंतर्गत नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे और उस नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको पता होगा कि जब हमने 13 नंबर क्लास की शुरुआत की थी तो वहाँ पजल्स की शुरुआत की थी और आपको बोला था कि पजल के अंतर्गत ही हमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं या 4 टाइप पढ़ने होते हैं, जिसमें हमने 13 नंबर क्लास में टाइप 1 या कहें पजल को पढ़ाया, 14 नंबर क्लास में टाइप 2 या कहें सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ाया, 15 नंबर क्लास में टाइप 3 या कहें सिलेक्शन टेस्ट को पढ़ाया, और ये हमारी 16 नंबर क्लास है टाइप 4, जिसमें कंपैरिजन स्टडी को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ गई, अचानक से टाइप 4 कैसे आ गया। तो ये सब क्लास नंबर 13 के ही सब पार्ट हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि किताबों में अलग अलग ही मिलते हैं और या तो नहीं मिलते हैं। क्लियर इतनी बातें? तो बिना देरी के अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आप में से जिन बच्चों के पास ये सिलेबस ना हो सीसैट रीजनिंग का, वो इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके। क्यों डाउनलोड करने की आवश्यकता है? क्योंकि इसमें हमने काफ़ी माइक्रो रूप में टॉपिक्स को बताया है कि आपको कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है, आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं या किस पे आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? हमने आपको ब्लड एंड रिलेशन पढ़ा दिया, हमने आपको डायरेक्शन टेस्ट कवर करा दिया, हमने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग करा दिया, हमने आपको क्लासिफिकेशन कवर करा दिया, हमने आपको रेखी वित्तीय जटिल या मिश्रित व्यवस्थाएं कवर करा दी, हमने आपको तार्किक पहेलियां या कहें लॉजिकल पजल्स कवर करा दिए, हमने आपको ये वर्गीकरण, ये वाला रह गया है, इसको कवर कराएंगे, हमने आपको डाइस कवर करा दी, हमने आपको कैलेंडर का टॉपिक कवर करा दिया, और हमने आपको चित्रों को गिनना या काउंटिंग ऑफ फिगर्स कवर करा दिया। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएंगी इसके बाद वो हम कवर करेंगे मिरर इमेज को और जल प्रतिबिंब को, दर्पण और वाटर। ठीक है, इनको कवर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी 17 नंबर क्लास होगी उसमें ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए एक ही क्लास के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे। और जब ये क्लास हमारी कवर हो जाएगी तब हम इसके बाद सीरीज की ओर चलेंगे। ठीक है, तब हम सीरीज को कवर करेंगे। तो आप एक तरीके से अगर आप देखो, इस सिलेबस को देखो, तो आपको लग रहा है कि कितने सारे हमारे टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो गए खेल खेल में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता हमारे कौन सा टॉपिक कवर हुआ, कौन सा टॉपिक कवर नहीं हुआ। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की क्लास शुरुआत करें, आप में से कई सारे बच्चों के मन में होगा कि सर एक क्विक रिवीजन करा दो। तो क्विक रिवीजन जैसा वैसे कल की क्लास में कुछ था नहीं। आपने देखा होगा कि कल की क्लास जो चयनात्मक की थी, सिलेक्शन टेस्ट की, उसमें एक ही नियम आपको याद रखना था, वो ये कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और उसी के हिसाब से आपको आंसर निकालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें टीम नहीं बनाना है, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। दूसरी बात मैंने उसमें क्या बताई थी कि जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन दी जाए या जो भी हमें जानकारी दी जाए उसको सिंबॉलिक रूप में हमें लिख लेना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी जब आप प्रैक्टिस सीट करोगे तो वहाँ आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक, तो अब आप डालो नए पेज से नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, तुलनात्मक, ये आधी ता है, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, या कहें कंपैरिजन स्टडी। ठीक है, कंपैरिजन स्टडी। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं या इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो इसमें जो प्रश्न आपसे बनते हैं, एरो लगा के लिखना, वो ऐसे बनते हैं कि ए बी से बड़ा है, ये लिखना है, ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं और आपको पूछता है कि आप बताइए क्रम में लगाइए, क्रम में लगाएं। ठीक, क्रम में लगाएं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो हम क्रम में लगाएं, छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें समझें, सॉरी हम क्रम में लगाएं, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि छोटा बड़ा किसको कहते हैं, या छोटे बड़े को हम सिंबॉलिक किस सिंबल से यूज करते हैं, कैसे हमें निकालना होता है। हम ये समझ लें कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, या कहें अवरोही एवं आरोही क्रम क्या है ना, ये बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो अब आप एक काम करो कि आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कुछ सिंबल, है ना, कुछ प्रतीक एवं उनके अर्थ, कुछ प्रतीक एवं उनके अर्थ। ठीक है, ये हेडिंग डालो, कुछ प्रतीक एवं उनके अर्थ। ठीक, अर्थ क्या है, अर्थ यहाँ समझो कि मान लो आपको जैसे दिया है ए और एक ऐसा प्रतीक आपको दे दिया बी, ठीक है, और फिर बी दे दिया, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है बड़ा या छोटा। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, बड़ा या छोटा। आप ऐसे समझो कि ये जो सिंबल होता है इसका अर्थ होता है बड़ा या छोटा। तो बड़ा या छोटा हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसका मुख जिस ओर खुला होगा वो बड़ा होगा और जिधर नहीं खुला होगा वो छोटा होगा। तो अब यहाँ देखो इसका मुख किधर खुला है, ए की तरफ, तो हम इसको ये पढ़ेंगे कि ए जो है वो बी से बड़ा है। या अगर हमें क्वेश्चन में कहीं लिखा मिल जाए कि ए बी से बड़ा है तो हम ऐसे लिखेंगे ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, अब इसी को अपोजिट कर दो, ऐसे करके लिखा हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है। या फिर हम क्या कहेंगे, जो बी है वो ए से क्या है, बड़ा है। ठीक है, मतलब इसका सिंबल हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर हम इसका सिंबल ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो चिन्ह है ये आप समझ रहे हो, बड़ा छोटा, अभी लास्ट में लिखा दूंगा ये बात कि जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद हो वो छोटा होता है। ठीक है, ये दो बातें आप समझ गए। तीसरा इसी में एक प्रतीक और मिलता है कि जैसे ये ए आपको दिया है और ये बड़ा दिया, नीचे एक लाइन ऐसे दे देता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है। क्या मतलब हुआ, ए बी से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, या फिर बराबर होगा। मतलब एक हिसाब से समझो ये कह रहा है या तो ये कंडीशन होगी और या फिर ये कंडीशन होगी। ठीक है, अभी जब सवाल लगाओगे तब और अच्छे से समझ जाओगे कि ये बकवास मैं क्यों समझा रहा हूँ। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही बात नहीं पता होती है। आप अपनी बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता होती है। मतलब जब मैं पढ़ता था तो मुझे आरोही अवरोही में पूरी ज़िंदगी निकल गई ये समझने में कि कौन अवरोही कौन आरोही। ठीक है, इवन अभी आज से 4 साल पहले तक मुझे नहीं आता था, भूल जाता था आरोही कौन होगा अवरोही कौन होगा, है ना। तो ये समझ लो जब मास्टर ही इतना बेवकूफ़ है तो बच्चों का क्या हाल हो सकता है। ठीक, फिर दूसरी बात उल्टा कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो सकता है कि ए बी से छोटा है या फिर ए बी के बराबर है ना, या बराबर है। या क्या हो सकता है कि बी ए से बड़ा है या बी ए के
बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 चित्र बन सकते हैं एक तरीके से। मतलब एक तो ये चित्र बन सकता है कि ए बी से बड़ा है, या फिर ए बी के बराबर है, या फिर बी बड़ा है ए से, या फिर है ना बी बराबर है ए के। तो ऐसे बन सकता है चित्र। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसी में एक और आता है कि ए बड़ा नहीं है बी से। मतलब आप ये चित्र बनाओ और यहाँ ऐसे क्रॉस ऊपर से कर दो। तो इसका क्या मतलब है, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है। ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है। ये नहीं पता है कि छोटा है कि नहीं है, लेकिन ये पता है हाँ ए बी से बड़ा नहीं है। अब इसी का जस्ट हम अपोजिट कर दें, इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब इसी का जस्ट हम अपोजिट कर दें। क्या कर दें, ऐसे करके कि ए बी से छोटा नहीं है, या कहें बी ए से बड़ा नहीं है। ठीक है, ये सिंबॉलिक समझ गए। ठीक है, ये सिंबॉलिक समझ गए। अब इनका सामान्य सा वैसे अर्थ क्या है इन दोनों का, इन दोनों का क्या अर्थ है, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, इसका क्या मतलब है, लिखो। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, अर्थ है कि ए ए ए बराबर भी हो सकता है, ए बराबर भी हो सकता है। अर्थात बड़ा नहीं है में केवल हम छोटा ही नहीं मानेंगे। अर्थात बड़ा नहीं है में, अर्थात बड़ा नहीं है का अर्थ हम केवल ए को छोटा ही नहीं मानेंगे, बल्कि बराबर भी हो सकता है, यह मानेंगे, यह भी मानेंगे। है ना, मतलब ये कहना यही चाह रहा है कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि छोटा है, हम ये भी तो कह सकते हैं वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन शब्दों को अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर गलती 100% है आपकी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना। ठीक, अब दूसरी और लास्ट वही बात, मतलब लास्ट क्या, इसी की वो बात जो मैं आपको बता रहा था, ये बड़ा और छोटा वाले प्रतीक, बड़ा छोटा प्रतीक है ना, जिसकी ओर आइकन का चेहरा, आइकन का चेहरा है ना, रुको 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 रुको, ये आगे से इसको इरेज करो आप, इस चीज़ को यहाँ से इरेज करो। नोट में लिखो जिसकी ओर, नोट है ना, ये नोट यहाँ से मिटा के, मतलब आपने जो नोट लिखा होगा ठीक लिखा होगा, है ना, नोट जिसकी ओर आइकन का चेहरा। ठीक है, अरे भाई, जिसकी ओर आइकन का चेहरा खुला हो, ये मतलब खुला हो ये, तो वह बड़ा होगा, और जिसकी ओर आइकन का चेहरा बंद होगा वह छोटा होगा। ठीक है, जब आप लोगों को, अगर आपको मैं अलजेब्रा पढ़ाता, बीजगणित अगर पढ़ाता, या ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाता, ज्यामिति जब पढ़ाता, तो वहाँ ये बहुत यूज किए जाते हैं, है ना। और एक बात और बता दूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर ये जो है ये ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है। तो देखो भाइयों, ये ऐसे अगर आप बनाते हो तो ये होता है कोण का सिंबल,
ठीक है, ये कोण का सिंबल होता है। और ये ऐसे बनाते हो तो ये होता है बड़ा या छोटा का सिंबल। मतलब वी अगर बनाओगे, ठीक है, वी बनाओगे तो ये बनेगा हमारा छोटा बड़ा। और अगर हम इसको 45 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री पे बनाते हैं कोण पे, तो वो कोण का प्रतीक होता है। तो कंफ्यूज मत होना, लिख लेना कि आप लोग ऐसे ऐसे करके बनाते जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें और लिख लो। क्या? आरोही क्रम किसको कहते हैं? आरोही क्रम। हेडिंग डालो, इंग्लिश में लिखो एसेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। कई बार क्या होता है, हमको आरोही क्रम तो पता होता है, लेकिन बकवास टाइप के कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो ये भी तो पता हो इंग्लिश में। ठीक है, तो लिखो आरोही क्रम। जब संख्याओं को, जब किन्हीं संख्या ना, यहाँ पे लिखो पॉलिटिकल साइंस वाली भाषा लिखनी है। जब किसी लिंग, जाति, धर्म, नाम, वस्तु, है ना, ऐसे स्लैश करके, जब किसी लिंग, जाति, धर्म, नाम, वस्तु, है ना, संख्या को बढ़ते क्रम में या कहें छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, तब हम उसे आरोही क्रम कहते हैं। तब हम उसे आरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 8, 7, 9, 14, 27, 13, 15, 18, 37 को आरोही क्रम में लगाएं। ठीक है, अब आरोही क्रम में लगाना है तो क्या होगा, जो सबसे छोटा है तो 2 सबसे छोटा है, 2 के बाद कौन सा छोटा है, 7 छोटा है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 देखो नहीं दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 के बाद 14 दिख रहा है, 14 के बाद 15 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, 17 नहीं, 18 दिख रहा है, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 नहीं सर, 27 दिख रहा है, 27 के बाद 37। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम, मतलब ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं बढ़ता क्यों, 2 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है, लिख लो यहाँ पे बढ़ता क्रम। ये बहुत वैसे शब्द हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जीएस में क्वेश्चन आया था वनों को लेकर कि आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, तो पता होता तो लिख लेता कोई बच्चा। ठीक है, तो समझ गए आप कि अवरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ 2 शब्द हैं आपको मिले, कौन कौन से, एक बढ़ते क्रम का, इसको अंडरलाइन करना, और छोटे से बड़े की ओर इसको करना। ठीक है, क्योंकि कई बार यही 3 शब्द मिलते हैं आपको, या तो बढ़ते क्रम यूज करेगा, आरोही यूज करेगा, छोटे से बड़े यूज करेगा, तो तीनों को पता हो। अब हेडिंग डालो अवरोही क्रम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिसेंडिंग। ठीक है, देखो जो चीज़ मुझे नहीं आती थी ना, मतलब मुझे जितनी तकलीफ़ हुई है जीवन में, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि आपको तकलीफ़ ना हो। डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, बस परिभाषा को यहाँ पे हल्का सा बदल दो। जैसे लिखा ना, जब किसी लिंग, जाति, धर्म, नाम, वस्तु, संख्या को बढ़ते क्रम, यहाँ लिखना है घटते क्रम। तो लिखो जब किसी लिंग, जाति, धर्म, नाम, वस्तु, संख्या को घटते क्रम में
या कहें बड़े से छोटे, या कहें बड़े से छोटे की ओर लिखा जाए, तब हम उसे अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल वही रखेंगे सेम, ठीक है, एग्जाम्पल वही सेम रखेंगे। 2 8 7 9 14, 2 8 7 9 14 15, 2 8 9 14 15 27 13 18 37, 27 13 18 37, ठीक है, को अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम में लगाएं। तो अब आपको क्या करना है अवरोही क्रम में लगाने के लिए? आपको यहाँ पर बस जो बात ध्यान रखनी है वो यही कि अवरोही में हमसे क्या कहा है, बड़े से छोटा या घटते क्रम में। तो बड़े से छोटा मतलब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सर 37 है। उसके बाद कौन सा बड़ा है सर? 27 है। 27 के बाद सर कौन सा बड़ा? 18। 18 के बाद कौन सा बड़ा सर? 15। 15 के बाद कौन सा बड़ा? 14। 14 के बाद सर 13। 13 के बाद सर 9 8 7 एंड 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये हमारा हो गया क्या? अवरोही क्रम। ये मतलब क्या हो गया? घटता क्रम। घटता क्रम मतलब 37 से 27, 27 से 18, 18 से 15, 15 से 14, ठीक है। तो ये घटता क्रम। या कहें बड़े से छोटा। बच्चा यहीं कंफ्यूज होता है, उसको लगता है घटते क्रम को बड़े से छोटा हम कैसे कह देंगे। तो बड़ा मतलब ये संख्या बड़ी है और फिर छोटे की ओर जा रहा है, 37 से 2 की ओर गए, तो ये हो गया बड़े से छोटा। घटता का मतलब 37 से 27, 27 से 18, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। अब आगे के क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब लिख लो एक नियम। नियम इस टॉपिक का मतलब मेन नियम, ठीक है, इस टॉपिक का जो मेन नियम, वाइट से ही लिखते हैं। नियम क्या है? इस टॉपिक में हमें केवल एक ही नियम को याद रखना है। एक ही नियम को याद रखना है और वो नियम है कौन सा? गेस करके बताओ। कनेक्टिविटी का। देखो एक बात बताएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? कनेक्टिविटी। अगर सड़कों की कनेक्टिविटी गाँवों से होगी, है ना, व्यक्ति की कनेक्टिविटी दूसरे व्यक्ति से होगी, है ना, संस्थान की कनेक्टिविटी दूसरे संस्थान से होगी, तो उन्नति तो निश्चित है ही ना। तो वही चीज़ कनेक्टिविटी ज़रूरी है। इस टॉपिक में हमें केवल एक ही नियम को याद रखना है और वो नियम है कनेक्टिविटी का नियम। कनेक्टिविटी का नियम क्या कहता है पहले भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। कनेक्टिविटी का नियम अर्थात इस नियम के अंतर्गत हमें पहली जानकारी स्लैश लिखो, सूचना को दूसरी जानकारी या सूचना से लिंक करना चाहिए या लिंक होने वाली सूचना या जानकारी को ही लिखना चाहिए ताकि उत्तर ज्ञात करने के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े,
समय का सदुपयोग हो सके। देखो आंसर निकल आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर, मैथ की खास बात है कि आंसर हजारों तरीकों से निकल सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इस एग्ज़ाम में क्या है, मिनट्स जो हमारे पास कम होते हैं। हमारे पास 80 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट होते हैं, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम टाइम बचाएं, इसके लिए नियम है। वरना आप घर पे बैठे छोटे बच्चों को दे दोगे, वो 3 दिन में या 30 दिन में तो निकाल ही देगा कि कौन ऊपर बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। लेकिन हमें तुरंत निकालना है, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को निकालना भी है, ठीक है। तो इसलिए हमें नियम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इतनी बातें आप समझ गए, इस नियम को आप समझ गए, जानते ही हो पहले से कनेक्टिविटी कैसे करनी होती है। तो अब एक काम करेंगे कि क्वेश्चन के जरिए हम कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हम करेंगे, अगला क्वेश्चन आप करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप लिखो क्वेश्चन, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। प्रीति के अंक, यहाँ आज नाम नहीं बदलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे बदल दिए थे, क्योंकि कुछ बच्चे फिर नाराज़ हो जाते हैं ना कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया, तो इसलिए किसी का नाम नहीं। प्रीति के अंक, किसी का आ जाए तो बात अलग है। प्रीति के अंक राहुल से अधिक हैं, प्रीति के अंक राहुल से अधिक हैं। यमुना के अंक, यमुना के अंक दिव्या के बराबर हैं, दिव्या के बराबर हैं। लोकिता के अंक मंजू से कम हैं। राहुल के अंक यमुना से अधिक हैं। मंजू के अंक दिव्या से कम हैं। इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। आपको उत्तर में दे देगा बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ठीक है, या उसमें आपसे पूछ लेगा कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, ठीक। तो जब भी आप ऐसा प्रश्न देखेंगे तो इस प्रश्न को देखते ही मन में 2 प्रश्न आने चाहिए। पहला प्रश्न कि हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया बढ़ता हुआ क्रम। तो अभी हमने सर परिभाषा लिखी थी कि जो बढ़ता हुआ क्रम है, जो बढ़ता हुआ क्रम है वो किसको दर्शाता है सर, आरोही को। और आरोही क्या कहता है सर, छोटा से बड़ा। आरोही क्या कहता है कि छोटा से बड़ा, ठीक है। तो बढ़ता क्रम क्लियर हो गया आपके दिमाग में। चलिए अब इतना क्लियर होने के बाद अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न में चीज़ें दी गई हैं उनको हमें पढ़ना है और उनको सिंबल में कन्वर्ट करना है। क्या कह रही है, प्रीति के अंक राहुल से अधिक हैं, तो प्रीति को हम क्या करेंगे, प्रीति को हम क्या करेंगे, राहुल से अधिक बना देंगे। अब यहाँ एक बात बताता हूँ आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्रीति को पी से लिख सकते हैं, राहुल को आर से लिख सकते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ फिर सिंबल का मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर नहीं निकलेगा आपका, है ना। मतलब भूल सकते हो, गड़बड़ हो सकता है 2 लोग पी नाम के आ जाएं, 2 लोग डी नाम के आ जाएं, 2 लोग आर नाम के आ जाएं, तो ये भूल हो सकती है। तो इसलिए उस भूल से बचना है। जो भी दिया है उसको हिंदी में ही लिखना है कि प्रीति राहुल, ठीक है। फिर कह रहा है यमुना के अंक दिव्या के बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे कि यमुना के अंक क्या करेंगे, बराबर कर देंगे दिव्या के। ये बराबर का चिन्ह होता है, मैंने वहाँ बताया नहीं आपको, ठीक है। आप चाहे तो लिख लो भाई, नहीं तो कहोगे कि सर बराबर का चिन्ह क्यों नहीं बताया, क्या बात हो गई थी, इतनी नाराज़गी क्यों हो गई थी, है ना। तो लिख लो भैया बराबर का चिन्ह, पहले यहाँ पे लिख लो, है ना, ऊपर ही लिख लो ए बराबर बी, ए बराबर है बी के, ठीक है। ये लिख लो ताकि भूलो ना आप। ठीक, तो आपने लिख लिया यमुना किसके बराबर है, दिव्या के।
अब देखो अगली जानकारी क्या कह रहा है, लोकिता के अंक मंजू से कम है। लोकिता के अंक, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकिता के अंक जो हैं वो मंजू से क्या है, कम है। तो कम किधर आएगा, जिधर मंजू होगी बंद होगा। और किससे कम है, मंजू से, तो मतलब मंजू के अंक क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, मंजू के अंक ज़्यादा हैं। राहुल के अंक यमुना से अधिक हैं। राहुल के अंक यमुना से अधिक हैं, तो हमने राहुल को लिखा यहाँ पे। कह रहा है यमुना से अधिक हैं, हमने ये भी लिख लिया, यमुना से अधिक हैं। ठीक है, फिर कह रहा मंजू के अंक दिव्या से कम हैं। मंजू के अंक क्या कह रहा है, दिव्या से कम है, मतलब दिव्या के ज़्यादा हैं। ठीक है, मंजू के अंक कम है तो कम का मंजू की तरफ कर दो। अब हमें इसको व्यवस्थित करना है आरोही में। तो अब जो क्वेश्चन आपने देखा ना, अब क्या करो आप, अब कनेक्टिविटी का यहाँ पे नियम लागू करो। कनेक्टिविटी का नियम मतलब क्या कहता है कि जब आपने यहाँ प्रीति और राहुल का संबंध देखा, ठीक है, तब आप राहुल की या तो जानकारी ढूंढो या तो प्रीति की ढूंढो। तो आप देखोगे प्रीति की जानकारी और कहीं नहीं है, लेकिन राहुल की जानकारी हमको मिलती है कहाँ पे, चौथे नंबर पे राहुल की जानकारी। अब राहुल की जब जानकारी आपको मिल जाए तब आप आओ यमुना की जानकारी के लिए, क्योंकि यमुना उसके बाद आती है, तो यमुना की जानकारी पे चले जाओ। यमुना की जब जानकारी मिल जाए तब देखो दिव्या की जानकारी, तो दिव्या की जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई। अब दिव्या की जब मिल जाए तो मंजू जी के पास आ जाओ, तो ये मंजू जी की जानकारी। समझ गए, ऐसे आप इर्द गिर्द करके आंसर निकाल लो। समझ गए, ये होता है कनेक्टिविटी का नियम। तो मैं इन सबको पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले किया राहुल की जानकारी निकालते हैं। तो हमने ऐसे एज इट इज़ लिख लिया जैसे लिखा है, तो प्रीति बड़ा राहुल, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब जब यहाँ पे आएंगे दूसरी जानकारी तो हमें क्या मिल रहा है, राहुल बड़ा है किससे, यमुना से। तो यमुना से बड़ा है तो हम इधर वाली बस इतनी जानकारी लिखेंगे, इतनी, क्योंकि राहुल तो आगे है ही। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यमुना को ऐसे कर दिया। ठीक है, अब जब यमुना का हो गया तो यमुना से लिंक करना है हमको, यमुना से लिंक करना है। तो यमुना से लिंक करने के लिए यमुना के पास जाएंगे दूसरी जानकारी में, तो क्या मिल रहा है, यमुना किसके बराबर है, दिव्या के। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यमुना के बाद की बातें लेनी है, मतलब बराबर दिव्या को लेना है, बराबर दिव्या को लेना है। ठीक है, अब दिव्या को जब हमने ले लिया तो हमें दिव्या की जानकारी देखनी, तो दिव्या के लिए नीचे आएंगे। अब दिव्या की तरफ जब नीचे आएंगे तो आप एक चीज़ देखो क्या है कि दिव्या को बड़ा दिखाया जा रहा है, दिव्या को ये बड़ा दिखाया जा रहा, तो दिव्या बड़ी हो गई यहाँ पे। अब मंजू छोटी है तो हमने मंजू को यहाँ छोटा कर दिया। बस यही समझना था आपको, क्या कि यहाँ सिंबल बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि दिव्या पहले आ गई। अगर मंजू पहले आती तो सिंबल एज इट इज ऐसे रख लेते, लेकिन यहाँ सिंबल हमने चेंज किया क्योंकि हमें दिव्या को बड़ा दिखाना है। और वैसे अगर कर दोगे तो मंजू बड़ी हो जाएगी, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया। अब जब मंजू की बात हो रही है तो मंजू से हम चलते हैं मंजू के पास, मतलब यहाँ लिंक करते हैं तो देखते हैं मंजू की ओर आइकन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और यहाँ लोकिता जी आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा अभी चित्र बन गया, मतलब जो हमने प्रश्न दिया उसको अरेंज करके लगा दिया। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, अभी नहीं पता हमें। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो देखना है। क्वेश्चन कह रहा है छोटे से बड़े को बताओ, क्वेश्चन कह रहा है छोटे से बड़े को बताओ। ठीक तो आप मुझे बताइए इस पूरे उसमें सबसे बड़ा कौन है, प्रीति दिख रही है बड़ी, प्रीति से छोटा कौन है, राहुल, राहुल से छोटा यमुना, यमुना किसके बराबर, दिव्या के, दिव्या से छोटी कौन, मंजू, मंजू से छोटी कौन, लोकिता, मतलब सबसे छोटी लोकिता है। तो अब आरोही क्रम के हिसाब से लोकिता पहले आएगी, आरोही क्रम के हिसाब से लोकिता पहले आएगी, लोकिता के बाद मंजू आएगी, मंजू के बाद दिव्या आएगी, दिव्या बराबर होगी किसके, यमुना के, यमुना के बाद राहुल आएगा, राहुल के बाद कौन आएगी, प्रीति आएगी। मतलब ये हमारा क्या होगा, आरोही क्रम होगा, अर्थात लोकिता सबसे छोटी, मंजू उससे छोटी, मंजू उससे बड़ी, दिव्या उससे बड़ी, है ना, यमुना उससे बड़ी।
तो ऐसे समझो, सबसे बड़ी कौन, सबसे बड़ी डॉन, प्रीति डॉन। ठीक है, हमारी क्लास में वैसे प्रीति पढ़ती थी बचपन में, जब पढ़ता था मैं क्लास 8 तक, तो उसमें प्रीति नाम की एक देवी जी पढ़ती थी। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो इतनी बातें अब ये क्या था, घटते हुए क्रम में ऊपर वाला, तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे, है ना, ये लिख सकते हो कि घटते क्रम या अवरोही। ठीक है, ये क्या है, बढ़ता क्रम आरोही, ताकि याद रहे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो, ऐसे भूल नहीं होगी, वरना अगर आप ABCD करके बनाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहीं से भी करो आप, प्रीति राहुल से करो, यमुना दिव्या से करो, या राहुल यमुना से करो, या मंजू दिव्या, कहीं से भी करोगे आंसर आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मान लो मेरा मन होता है कि मैं दिव्या से दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं दिव्या को निकालूंगा सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे ऐसे मंजू लिखा और यहाँ पे दिव्या लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब दिव्या को हम लिंक करेंगे दिव्या से, तो दिव्या किसके बराबर है, यमुना के, हमने यमुना के बराबर कर दिया। अब यमुना को हम देखेंगे, यमुना हमें कहाँ मिलेगी, राहुल के साथ, तो यमुना क्या है, छोटी है, राहुल क्या है, बड़ा है, तो राहुल को हमने बड़ा कर दिया। अब राहुल से हम लिंक करेंगे प्रीति को, ठीक है, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो राहुल प्रीति से लिंक होगा तो क्या होगा, प्रीति बड़ी होगी। ठीक है, अब प्रीति के बाद क्या कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हम फिर बैक जाएंगे, बैक क्या रहेंगे, मंजू से देखेंगे, क्योंकि लोकिता और मंजू का रिलेशन दिख रहा है, तो हमें लोकिता मंजू में क्या दिख रहा है कि लोकिता क्या है, छोटी है मंजू से, मंजू बड़ी है। ठीक है, तो हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कैसे भी आप करो आपका आंसर आ ही जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे एक चीज़ दिखी होगी, क्या दिख रही होगी कि सर ये दिव्या यहाँ आ रही, यमुना यहाँ आ रही है, ठीक है, लेकिन सर इस आंसर में तो क्या कहते हैं, ये आपकी यमुना इधर है, दिव्या इधर है, तो भाई ये सिंबल भी तो देख लो इधर वाले, ये सिंबल क्या कह रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम आ गया ना, वही चीज़ जो आंसर आपको वहाँ पे देना चाहिए मुझे, तो ये बातें ध्यान रखना। आंसर एक ही आएगा चाहे जैसे आप निकालो। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए, उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो अब आप एक लाइन नीचे लिख लो अपने मन से, अपने मन से क्या, ये जो बात मैंने बताई, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, या कहें हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां अधिक सूचना या जानकारी दी गई हो। अधिक सूचना जानकारी मतलब राहुल का दे रहा है तो राहुल से निकालो, है ना, जिसका दे रहा हो वैसे निकालो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, है ना, ऐसे ही बोला जाता है। लिखो, अलका माला से बड़ी है, अलका माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा है, गोपाल माला से बड़ा है, लेकिन अलका से छोटा है। कपिल राम और माला दोनों से छोटा है।
माला राम से बड़ी है, इन सब का अवरोही क्रम क्या होगा? इन सब का अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। ठीक है, पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आया होगा, पूछा क्या है, ठीक है, आंसर आपका निकल आया होगा। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा सर अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है अवरोही क्रम के बारे में? आपको लिख लेना ऐसे, अवरोही क्रम के बारे में आपको पता है क्या? बढ़ता हुआ क्रम। क्या पता है आपको? अरे क्या बोल दिया मैंने, घटता क्रम। ठीक है, अवरोही में घटता क्रम, घटने का मतलब क्या? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के सारे सिंबल बनाने हैं। अलका माला से बड़ी है, तो हमने क्या किया, अलका देवी को माला से बड़ा कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, गोपाल माला से बड़ा है, तो अभी जितनी जानकारी उतनी लिखो। गोपाल माला से बड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आगे कुछ जोड़ रहा है, लेकिन अलका से छोटा है। ठीक है, अलका से छोटा है कौन? गोपाल छोटा है अलका से, तो गोपाल अलका से अगर छोटा है तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक, कैसे कि अलका क्या है, बड़ी है, किससे? गोपाल से। या फिर हम इस पूरी की पूरी लाइन को ऐसे भी कर सकते हैं कि अलका बड़ी है गोपाल से, है ना, और गोपाल बड़ा है माला से। या कहें गोपाल बड़ा है माला से लेकिन अलका से छोटा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, कपिल राम और माला दोनों से छोटा है। कपिल क्या है, राम एंड माला दोनों से क्या है, दोनों से क्या है, छोटा है कपिल। ठीक है, कपिल छोटा है। माला राम से बड़ी है, कह रहा है माला जो है वो राम से बड़ी है। ठीक, फिर कह रहा है कि इन सब का अवरोही क्रम याद करो। तो अब क्या करना है, बस जहाँ जानकारी है उनको बनाना है, लिखना है। तो अब आप जब जानकारी देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है सर अलका माला से बड़ी है, तो हम सबसे पहले अलका को माला से बड़ा करके लिख देंगे। ठीक है, अब अलका की जानकारी जब हमें माला से मिल गई, तब या तो अलका से लिंक करो या तो माला से लिंक करो। ठीक है, तो माला से ही लिंक करते हैं। अगली जानकारी हमें क्या मिल रही कि गोपाल जो है वो माला से बड़ा है। ठीक है, गोपाल जो है वो क्या है, वो माला से बड़ा है, गोपाल माला से बड़ा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया गोपाल माला से बड़ा है। अब गोपाल की जानकारी हमें निकालनी, गोपाल की जानकारी क्या है, गोपाल अलका से बड़ा है, गोपाल जो है वो अलका से बड़ा है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आ रही कि माला को कहाँ रखें, तो रुकेंगे। ठीक है, रुकने के लिए क्यों ज़रूरी है, रुकने के लिए इसलिए ज़रूरी क्योंकि यहाँ पे अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है माला से। ठीक है, तो हम माला की कंडीशन को देखेंगे फिर से एक बार। ठीक है, माला की कंडीशन हमको क्या मिल रही है, माला की कंडीशन हमको सर मिल रही है कि जो माला है वो राम से बड़ी है। ठीक है, मतलब हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे ऐसे कुछ, अलका माला से बड़ी है और माला राम से बड़ी है। ठीक है, हमने ऐसे बना दी कंडीशन, माला राम से बड़ी है। अब राम और माला जो हैं वो दोनों बड़े हैं किससे, कपिल से। तो हमने यहाँ पे कपिल को कर दिया, यहाँ कपिल को कर दिया क्योंकि दोनों बड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, क्या देख रहे हो कि गोपाल बड़ा है माला से, तो गोपाल जब बड़ा है माला से तो माला के आगे आएगा ना गोपाल, तो हमने गोपाल को यहाँ कर दिया, है ना, मतलब ऐसे, मतलब ये ऐसे हो गया, और यहाँ तो कपिल है ही। ठीक है, अब गोपाल बड़ा हो गया और हमें एक कंडीशन में क्या पता है कि अलका जो है वो गोपाल से बड़ी है। ठीक है, अलका जो है वो गोपाल से बड़ी है। अब आप में से कई बच्चों को लग रहा है सर ये दो कंडीशन में हम क्यों गए,
दो कंडीशन में इसलिए गए क्योंकि हमने इस लाइन का यूज नहीं किया। अगर इस लाइन का यूज कर लेते तो हमें अलका गोपाल माला का सीक्वेंस पता चल जाता, माला के बाद राम का सीक्वेंस पता चल जाता और राम और ये कपिल का सीक्वेंस पता चल जाता। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस अब बन गया। अब सीक्वेंस जब बन गया तो हमको पता है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अलका है। अब बड़ी अलका है, अलका के बाद गोपाल है, गोपाल के बाद माला है, माला के बाद राम है और राम के बाद कपिल है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सीक्वेंस पता चल गया, मतलब ये हमारा क्या है, अवरोही क्रम है। ठीक है, ऐसे हमें आंसर यहाँ पे निकालना होता है। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन एक बनाएगा, क्या बनाएगा, मान लो अब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है ना, ये तो आपने निकाल लिया, पूछ लेता कि पंक्ति के मध्य में कौन आएगा, पंक्ति के मध्य में कौन आएगा, ए गोपाल, बी माला, सी राम, डी नन। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखा, आपको सर दिख रहा है कि यहाँ पर तो सर अलका थी, फिर गोपाल था, फिर माला थी, फिर राम था और फिर कपिल था। वो बात अलग है, कपिल और राम का हमें संबंध नहीं पता, लेकिन हम एक चीज़ तो देख रहे हैं ना, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, तो बीच का कौन होगा, तीसरे नंबर का, मतलब माला होगी, तो बीच में माला आएगी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एक अलग से पूछा जा सकता है सिंगल रूप में। ठीक, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सरल होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है 2014 में। ए बी से ऊंचा है, सी ए से ऊंचा है, डी सी से, मतलब ये फुल स्टॉप है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, डी सी से ऊंचा है, डी सी से ऊंचा है, ई सबसे ऊंचा है। अब ये ऊंचा है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब एक ही बातें हैं। ठीक है, ई सबसे ऊंचा है। ठीक है, मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, ए बी सी डी, बी सी डी ए। तो यहाँ पर भी वही नियम आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा पहली कंडीशन कह रहा है ए बी से ऊंचा है। ठीक है, मतलब बड़ा है। ठीक है, तो ए बड़ा है बी से, सी ए से ऊंचा है, सी ए से ऊंचा है, सी बड़ा है, डी सी से ऊंचा है, डी सी से ऊंचा है, ई जो है वो सबसे ऊंचा है, मतलब ई क्या है, वो सबसे ऊंचा। अब ई के बाद बाकी लोग आएंगे ये सब। ठीक है, ई के बाद। तो अब हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस कैसे बनाना है, सीक्वेंस बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि सर ए बी की कंडीशन बन रही, तो हमने ए बी से ऊंचा कर दिया। दूसरे में आएंगे तो क्या पता चल रहा है, सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है ए से, तो हमने यहाँ पे सी कर दिया। ठीक, तीसरी कंडीशन सी से लिंक करो तो क्या कह रहा है कि सी से बड़ा कौन है, सर सी से बड़ा डी है। अब सी से बड़ा जब डी है तो हमको क्या बताया गया कि सबसे बड़ा ई है, तो सबसे बड़ा जब ई होगा तो यहाँ पर बीच में कौन आएगा, बीच में सर डॉन आएगा, डॉन मतलब सी आएगा। ठीक है, बीच में हमारा सी आएगा। सिंपल सा है, कंडीशन हमको दी है, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ई कह रहा है सबसे बड़ा, तो ई को हम अलग कर देते हैं पहले। अब कंडीशंस लगाते हैं, ए बी का हमने पार्ट बनाया, ए बी का पार्ट बनाया, बी से हम बी के बाद ए को देखे, ए से ये लिंक हो रहा, फिर यहाँ पे ये, ऐसे करके हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, नोट यहाँ पे लिख लो, ऊंचा हो या नीचा हो या छोटा हो या बड़ा हो, प्रतीक वही इस्तेमाल करना है, प्रतीक वही इस्तेमाल
करना है। ब्रैकेट में लिखो आइकन, ICON, आइकन वही इस्तेमाल करना है। कौन सा आइकन? ये वाले, ठीक है, ये इस्तेमाल करना है। ठीक, तो ऐसे आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा और इस तरीके से आपको आंसर अपना निकालना है। ठीक, अभी तक तो आपको लग रहा है कि सर बड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल है, ऐसे में तो आंसर हम फटाफट निकाल देंगे, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है, UPSC है ये, ठीक है। अब प्रश्न आपसे टफ पूछे जाते हैं। टफ कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? पहले तो लिख लो यहाँ पे ये बात जो मैंने आपको बोली कि जीवन इतना सरल नहीं है। आपको लगता होगा कि काफ़ी साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं UPSC में, लेकिन सवाल अब कठिन बनाए जाते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न कठिन तब बनते हैं जब हमें एक साथ दो या तीन जानकारियाँ दी जाती हैं। अतः नई लाइन से, अतः इन दो या तीन जानकारियों वाले या उससे अधिक, कभी 4 भी दे सकता है। मान लो UPSC वाला मेरी क्लास देख रहा हो और वो बोल दे कि मास्टर ने तो 3 तक पढ़ाया है, चलो 4 वाला दे दें, है ना, तो ये पता होना चाहिए। अतः इन दो या तीन जानकारियों वाले या उससे अधिक वाले प्रश्नों में हमें घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें भी इसी तरह से हल करना है, बशर्ते वो जितनी जानकारी दें, उन्हें अलग अलग लिखना है, उन्हें अलग अलग हल करना है। जैसे आयु, ऊंचाई शहर दिया जाए तो सभी आयु को एक जगह, सभी ऊंचाई को एक जगह और सभी शहरों को एक जगह क्रमबद्ध करना होगा, और इस क्रमबद्ध करना होगा, इससे हमारा उत्तर काफ़ी कम समय में निकल आएगा। ठीक है, इससे हमारा उत्तर काफ़ी कम समय में निकल आएगा। ठीक, अब आपको कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा क्या बता दिया मास्टर, इतना जीवन सरल चल रहा था, आपने ये बता के मन को व्यथित कर दिया। तो भाई क्या करें, UPSC है, आपका UPSC मन व्यथित ना करे, हम कर दें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है,
तो आपने देखा कि आपको लगता होगा कि काफ़ी साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, लेकिन सवाल अब कठिन बनाए जाते हैं। अर्थात ऐसे प्रश्न कठिन तब बनते हैं जब हमें एक साथ दो दो या तीन तीन जानकारियां दी जाती हैं। अतः इन दो दो या तीन तीन जानकारियों वाले या उससे अधिक वाले प्रश्नों या उससे अधिक जानकारी वाले प्रश्नों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें भी इसी तरह से हल करना है, बशर्ते वो जितनी जानकारी दें उन्हें अलग अलग हल करना है। जैसे आयु, ऊंचाई, शहर दिए जाएं तो सभी आयु को एक जगह, सभी ऊंचाई को एक जगह और सभी शहरों को एक जगह क्रमबद्ध करना होगा। इससे हमारा उत्तर काफ़ी कम समय में निकल आएगा। ठीक है, बस ये बात समझ गए। अब जो ये बात बताई मैंने, एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन लिखो। PQRS 4 आदमी हैं। ये यूपीएससी में आया है 2010 में। PQRS 4 आदमी हैं। देखो एक बात बताएं, ये 2014 के पहले जो सीसेट का प्रश्न पत्र था ना, मुझे अब यकीन है कि 2014 के पहले वाले पैटर्न को यूपीएससी फिर से रिवाइव करेगी, चाहे थोड़ा थोड़ा करेगी ज़रूर, है ना। और कोई पता नहीं लगा पाएगा। मतलब वही समझो जैसे दुकानदार मिलावट करते हैं ना, वैसे यूपीएससी मिलावट करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं बैक के क्वेश्चंस के आइडिया को भी यहाँ इम्प्लीमेंट करा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। PQRS 4 आदमी हैं। P सबसे अधिक आयु का है, लेकिन सबसे गरीब नहीं। R सबसे अमीर है, लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं। QS से बड़ा है, लेकिन P या R से बड़ा नहीं है। PQ से अधिक अमीर है, लेकिन S से अधिक अमीर नहीं। सभी को आयु तथा अमीरों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। क्वेश्चन देखते समय मन में पहला जो प्रश्न उठना चाहिए वही कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा यही है कि सर घटते क्रम में बताइए। घटते क्रम में या बढ़ते क्रम कब होता है? हमने आपको बताया कि सर घटता जो क्रम होता है ना, घटता जो क्रम वो होता है अवरोही का। अवरोही क्या कहता है? ज़्यादा से कम या बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा यानी कि अधिक से कम की ओर। ठीक, तो इतनी बातें समझ के अब इस प्रश्न में आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या कि आपको यहाँ पर एक जानकारी आयु की दे रहा है और एक अमीरी गरीबी की दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो पार्ट दिए हैं तो हम यहाँ पर एक आयु की इंडेक्स ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और एक हम यहाँ पर सामने ही गरीबी और अमीरी की इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, अब जो भी चीज़ें देगा उसको हम लिखते जाएंगे अलग अलग जगह। अगर आयु की दे रहा तो आयु में कर देंगे, अमीरी गरीबी दे रहा तो अमीरी गरीबी में कर देंगे। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, PQRS 4 आदमी है, P सबसे अधिक आयु का है,
पी जो है वो सबसे अधिक आयु का, पहली कंडीशन क्या कह रहा, पी जो है वो सबसे अधिक आयु का। पहली ये कंडीशन ऐसे बनाओ, वरना कहोगे पी कहाँ बना दिए। ठीक है, पी सबसे अधिक आयु का, हमने कहा ठीक है। फिर क्या कह रहा, लेकिन सबसे गरीब नहीं, लेकिन सबसे गरीब नहीं, मतलब हमें पी की अभी गरीबी का कुछ पता नहीं है, अर्थात पी जो होगा है ना वो ऐसा नहीं होगा, सबसे गरीब नहीं होगा। ठीक है, सबसे गरीब नहीं होगा, हमें इतना पता है, मतलब लास्ट में ये नहीं होगा, लिख लो लास्ट में नहीं। ठीक है, ये सिंबल मिटा दो, मतलब ये यहाँ पे सिंबल ये मिटा दो, मतलब ऐसा ये नहीं होगा। इस तरीके का कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं आएगा, सबसे लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि आर सबसे अमीर है लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं। तो पहले आर की अमीरी को देखो, क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे पहला नंबर ये हो गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा आर जो है वो सबसे अमीर है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने एक कंडीशन दे दी, सबसे अधिक आयु का नहीं, मतलब आर क्या है, आर की आयु सबसे कम हो सकती है। ठीक है, आर की आयु क्या हो सकती है, सबसे कम हो सकती है, सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इसमें दे दिया सबसे लास्ट में आएगा। फिर कह रहा है क्यू एस से बड़ा है, क्यू जो है वो एस से बड़ा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है क्यू जो है एस से बड़ा है, तीसरी कंडीशन। ठीक, फिर देखो क्या कह रहा है, लेकिन पी या आर से बड़ा नहीं है, लेकिन कह रहा है कि क्यू जो है वो पी या आर से बड़ा नहीं है। ठीक है, पी या आर से बड़ा नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है पी क्यू से अधिक अमीर है, पी जो है वो क्यू से अधिक अमीर है, यहाँ पे डालो पी जो है वो क्यू से अधिक अमीर है, हमने कहा ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन एस से अधिक अमीर नहीं है, कौन, पी, है ना, यानी कि एस से अधिक अमीर नहीं है पी। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब कह रहा है सभी के आयु तथा अमीरों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब एक बात बताओ, अब आपको पहले क्या करना है, आयु वाला देखना है, तो आयु वाला आप देखो, आयु वाला देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, पी तो हमें पता है कि पी सबसे आगे रहने वाला है, पी सबसे आगे रहने वाला है। अब पी के बाद हमें देखने कि आर सबसे लास्ट में, आर हमारा सबसे लास्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इसने हमसे कह दिया है कि आर सबसे अमीर है लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं है। ठीक है, आर सबसे अमीर है लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। अब ये सबसे लास्ट में रहेगा तो हम इसको आर को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, दो बातें क्या है, कंडीशंस कह रहा है क्यू जो है वो बड़ा है किससे, एस से, क्यू जो है वो बड़ा है एस से, तो हम मान लेंगे इमेजिन करके जो क्यू है वो बड़ा होगा एस से। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि क्यू जो है वो बड़ा नहीं है पी या आर से, मतलब क्यू कह रहा है कि बड़ा नहीं है पी या आर से, अर्थात क्यू छोटा है आर से। ठीक है, क्यू पी और आर से छोटा है, तो जब क्यू पी आर से छोटा होगा तो कुछ इस तरीके का होगा ना, पी आर से, मतलब पी आगे हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ, और एस हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यही थी कि अगर ये कंडीशन आपको ना देता, चौथी कंडीशन ये आपको ना देता तो हम ये कह सकते थे कि ये जो पी या आर, सॉरी, तो हम कह सकते थे कि सबसे लास्ट में आर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आर से भी छोटा इसने दे दिया क्यू एस को, तो इसलिए हमने उसको पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा, तो सर यही, सबसे ज़्यादा कौन है, पी है, आर उससे छोटा है, ठीक है, और क्यू उससे छोटा, एस उससे छोटा, मतलब ये क्या है, घटता क्रम है। ठीक, तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा आप देखो, गरीबी अमीरी वाला हमसे क्या कह रहा है कि जो पी होगा वो लास्ट में नहीं आएगा,
लेकिन आर जो है वो सबसे आगे आएगा, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो एक चीज़ क्या कह रहा है कि पी सबसे लास्ट में नहीं आएगा, तो नीचे से प्रूफ तो भी हो रहा है ना कि पी से बड़ा क्या है, क्यू है। और फिर क्या कह रहा है, एस जो बड़ा है वो किससे बड़ा है, पी से। तो ये तो सीक्वेंस हमको यहाँ पता चल गया, तो हमने यस यहाँ किया, पी यहाँ किया, क्यू यहाँ किया। मतलब हमारा इसका क्या आ गया, आर एस पी क्यू, ये किस में होंगे हमारे, आय में। आय मतलब इनकम में, अमीरी और गरीबी में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया कि अमीरी गरीबी में कौन है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का आप एक हिसाब से देखो, सबसे ज़्यादा कौन है, आर है, फिर एस है, फिर पी है, फिर क्यू है। तो ये क्या है, घटता क्रम है, या एक तरीके का ये क्या है, अवरोही क्रम। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं और इस तरीके के सवाल करना आसान होता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, बस यही कि अलग अलग आपको करना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाँ कितने आपके इंडेक्स बनेंगे, 2 के बनेंगे, 3 के बनेंगे, बस ये पता हो। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ किसी कक्षा के 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या दे रहा है, बी तथा सी एफ से छोटे हैं, जबकि ए से, बी तथा सी एफ से छोटे हैं, जबकि ए से भारी हैं। दूसरा, डी बी से भारी है तथा सी से ऊंचा है। तीसरा, ई डी से छोटा है लेकिन एफ से ऊंचा है। चौथा, एफ डी से भारी है। पांचवा, ए ई से छोटा है लेकिन एफ से ऊंचा है। ठीक है, ये बातें लिख दी इसने। मतलब एक हिसाब से अगर हम देखें तो इसने, सॉरी वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, है ना। इसमें क्या निकालना है आपको, बढ़ते क्रम में वजन एवं लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो आपने क्वेश्चन देखा कि ए बी सी डी एफ किसी कक्षा के 6 विद्यार्थी हैं। बी तथा सी, सॉरी रुको एक मिनट, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। बी तथा सी एफ से छोटे हैं जबकि ए से भारी हैं। डी बी से भारी है तथा सी से ऊंचा है। ई डी से छोटा है लेकिन एफ से ऊंचा है। एफ डी से भारी है। ए ई से छोटा है लेकिन एफ से ऊंचा है। और बढ़ते क्रम में आप बताइए इनके वजन और लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि इस पूरी इंडेक्स में क्या बनना है, 2 चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, वजन बन रहा है, लंबाई बन रही है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाला होगा। तो आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले देखा होगा कि सर ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसमें 6 विद्यार्थियों की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले उन 6 विद्यार्थियों को लिखेंगे। ठीक है, तो 6 विद्यार्थी कौन कौन से हैं, तो 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि सर ये 2 चीज़ों में बटा है, एक छोटा बड़ा और एक भारी में, यानी कि एक वजन में और एक लंबाई में। तो हम एक वजन की इंडेक्स यहाँ बनाएंगे और एक हम यहाँ पे लंबाई की इंडेक्स बनाएंगे। ठीक, अब वजन और लंबाई की इंडेक्स बनाई। अब जो बातें कहेगा सेम टू सेम लिखते रहेंगे। क्या कह रहा है, बी तथा सी एफ से छोटे हैं, मतलब ये लंबाई की बात कह रहा है। तो बी एंड सी क्या हैं, वो एफ से छोटे हैं।
ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। हमने कहा ठीक है सर, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, एफ से छोटे हैं, जबकि ए नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कर दिया, वजन वाली में मैं जो जानकारी जहाँ डालनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन आएगी यहाँ पे, बी एंड सी एफ से छोटे हैं। ठीक है, लंबाई में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जबकि ए से भारी हैं, मतलब कौन, बी तथा सी भारी हैं, तो ये वजन में आएगा। बी एंड सी भारी हैं किससे, ए से। ठीक है, ये इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन हमसे क्या कह रही, दूसरी कंडीशन हमसे कह रही डी जो है वो बी से भारी है, यानी कि वजन की बात कर रहा है। तो वजन की बात कर रहा है तो डी जो है वो क्या है, बी से भारी है। आगे देखो क्या कह रहा है, तथा सी से ऊंचा है, कौन, डी। डी जो है वो सी से ऊंचा है, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अगला देखो, ई डी से छोटा है। ई जो है वो डी से छोटा है, ई जो है वो डी से छोटा है। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन एफ से ऊंचा है, लेकिन एफ से ऊंचा है, मतलब कौन, ई जो है वो एफ से ऊंचा है, ये चौथी कंडीशन यहाँ पे। ठीक, फिर आगे देखो क्या कह रहा है, एफ जो है वो डी से भारी है, एफ जो है वो डी से भारी है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है, ए जो है वो ई से छोटा है, ए जो है वो ई से छोटा है, ए जो है वो क्या है, ई से छोटा है। ठीक है, या कहें ई जो है बड़ा है ए से। ठीक है, ए जो है वो ई से छोटा है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन एफ से ऊंचा है, लेकिन एफ से ऊंचा है, एफ से क्या है, ऊंचा है, कौन, ए। ठीक है, ए जो है वो एफ से ऊंचा है। ठीक, इतनी हमको जानकारी यहाँ पे दी गई। इसकी 6 जानकारी हैं, उसकी 3, तो हमको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखो अब यहाँ इस बात के लिए परेशान मत होना कि दोनों की जानकारी बराबर क्यों नहीं दी गई, आपको उत्तर भी उतना ही देगा कि इतने में ही आप उत्तर बताइए। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कहीं से। अब यहाँ आपको बस क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि शुरू कहाँ से करें। तो शुरू वहीं से करें जहाँ ज़्यादा जानकारी, तो डी की जानकारी हमको ज़्यादा दिख रही, तो हमने पहले क्या किया, पहले इस दूसरी जानकारी को लिया। अब इसकी जानकारी लेने के बाद इसकी देखी, तो यहाँ क्या पता चला, एफ बड़ा है डी से। ठीक है, तो एफ बड़ा है डी से। अब हमको क्या पता था कि बी एंड सी बड़े हैं ए से, तो बी एंड सी क्या हैं, बड़े हैं ए से, तो हमारा ये सीक्वेंस आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि हम ये नहीं बता सकते कि बीच में कौन आएगा, बस ये बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन होगा, एफ होगा। ये बता सकते हैं सबसे कम कौन होगा, ये। लेकिन मध्य में क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, उत्तर अगर देगा तो आप लिख देना ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंड लगा है, तो बी हो भी सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक, पूछा हमसे क्या है, इसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे बढ़ते क्रम में बताइए। तो बढ़ता क्रम हमको क्या पता है, बढ़ता क्रम हमको सर पता है कि ये आरोही की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े की बात कर रहा है, तो छोटे से बड़े की बात कर रहा है तो हम क्या कहेंगे सर, ए आएगा, सी एंड बी आएगा, यानी कि फिर उसके बाद डी आएगा, और डी के बाद सर क्या आएगा, डी के बाद सर एफ आएगा। बाकी का सर हमें पता नहीं कि बाकी का कौन होगा, तो ये हम कर देंगे आरोही या बढ़ता क्रम। ठीक है, ये हमारा आंसर इधर हो गया। किस चीज़ का आंसर हो गया, वजन का, ये वजन का हो गया। अब हमें इसी का अलग निकालना है, किसका, लंबाई का। तो लंबाई का देखो, लंबाई में आपको क्या करना है, लंबाई में आपको शुरू करना है जिसकी जानकारी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ आप देखो जानकारी फिर से हमें डी की ही मिल रही, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डी को यहाँ पे रखा सीक्वेंस में। ठीक है, डी को रखने के बाद हमारे पास किसकी जानकारी आई, सी की जानकारी आई। डी बड़ा है सी से, हमने कहा ठीक है। फिर डी के बाद हम गए यहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि ई जो है वो छोटा है डी से, ई जो है वो छोटा है किससे, डी से। तो अब यहाँ दिक्कत हो रही है कि ई छोटा है डी से, या कहें डी बड़ा है हमारा ई से, तो ये बन नहीं रहा, तो हम यहाँ फिर से रुकेंगे।
ठीक। रुकने के बाद हम क्या करेंगे, हम ई की जानकारी निकालेंगे। ठीक है, ई की जानकारी से तो क्या पता चल रहा है कि ई की जानकारी में सर ई सबसे बड़ा है, ई बड़ा है, और ई के बाद क्या, सबसे बड़ा नहीं, मतलब ई बड़ा है एफ से। ठीक है, ई बड़ा है एफ से। अब दूसरी जानकारी में जब जाओगे तो ई बड़ा है ए से, ई बड़ा है ए से, मतलब यहाँ पे भी नहीं बनना है कि सीक्वेंस हम कहाँ से बनाएं, किसको शुरू करें। ठीक, तो अब रुको यहाँ थोड़ी देर। ठीक, रुकने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करो, नोटिस क्या करो कि सर पहले दूसरे वाले से तो शुरू नहीं कर सकते, लेकिन तीसरे से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे से ट्राई करें। तीसरे कैसे कैसे, जैसे तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया है कि ई से बड़ा है डी, या कहें डी बड़ा है किससे, ई से। अब फिर तीसरे के बाद जब चौथे में आओगे तो क्या कह रहा है, ई बड़ा है किससे, एफ से। हमने कहा ठीक है, अब ये यहाँ एफ तक हो गया। अब जब एफ तक हो गया तो अब आप रुको। रुकने के बाद क्या पता चल रहा है, ई जो है वो बड़ा है किससे, ए से, ई बड़ा है ए से। लेकिन यहाँ एफ के सीक्वेंस में आओगे तो क्या पता चलेगा, एफ जो है वो छोटा है किससे, ए से, एफ छोटा है ए से। और हमें क्या दिया गया है कि जो ई है वो बड़ा है ए से। ठीक है, ए ई बड़ा है ए से, तो हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं कि डी बड़ा ई, और यहाँ पे ई बड़ा ए से, और जो एफ है वो क्या है, कुछ इस तरीके से, सॉरी मतलब ऐसे, ऐसे हम एफ कर सकते हैं ना कि एफ छोटा है ए से। ठीक, अब ये हो गया एफ। अब हमें पता है एफ से कौन बड़ा है, एफ से कौन बड़ा है, बी एंड सी बड़ा है। ठीक है, एफ से कौन बड़ा है, नहीं नहीं यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब बी एंड सी, रुको एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, बी तथा सी एफ से छोटे हैं, है ना, बी तथा सी एफ से छोटे हैं, ये होगा, है ना, ये सिंबल, बी तथा सी एफ से छोटे हैं, तो यहाँ पे ये आएगा, है ना, बी, सॉरी मैं ही गलत सिंबल भर रहा हूँ, अजीब बात है, बी एंड सी एफ से छोटे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है, ये आप एरर ठीक कर लेना। हो सकता है आपने ठीक की हो, लग रहा होगा कि मास्टर कब ठीक करेगा, हो जाता है छोटी छोटी एरर कई बार दिमाग में पढ़ते समय, है ना, हो जाता है कई बार। खैर कोई बात नहीं, आंसर में तो आप रीचेक करके आंसर निकाल ही लेते हैं फिर सही करके। तो ये क्या है, ये हमारा है सबसे ज़्यादा का। हमें कैसे निकालना है, हमें निकालना है सर सबसे छोटा, तो बी एंड सी, बी एंड सी, फिर एफ, फिर ए, फिर ई, और फिर क्या आएगा, डी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा आरोही क्रम, या कहें बढ़ता क्रम। ठीक, ये हमारा है बढ़ता क्रम। ठीक, ये ध्यान रखना। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको, कि हम इस प्रश्न में ये नहीं बता सकते सबसे भारी कौन है, क्योंकि ई पता नहीं है, ई के बारे में वजन में हमें यहाँ पे ई के बारे में कहाँ बताया गया है, तो हमें ई के बारे में कुछ पता नहीं, तुम ये नहीं बता सकते। अर्थात जब ई की जानकारी नहीं दी गई तो वजन के संदर्भ में हम उत्तर क्या लगाएंगे कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप, तो यहाँ पे ये बात नोट कर लो आप, नोट। इस प्रश्न में हम ना तो मध्य के बारे में और ना ही सबसे भारी व्यक्ति के बारे में उत्तर बता सकते हैं। कारण ई का पता नहीं है कि वो कितना और किससे भारी या कम भारी है।
भारी या कम भारी है, अतः आंकड़ों की अपर्याप्तता है। आंकड़ों की, ये भी ऑप्शन में देता है ना, आंकड़ों की अपर्याप्तता है, ठीक है, अतः आंकड़ों की अपर्याप्तता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, है ना, अब आपसे जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन पूछेगी, मतलब लेवल को थोड़ा हाई करेगी। हालांकि यूपीएससी ने 2021-22 में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो 21-22 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था, ठीक है। लिखो 21-22 यूपीएससी। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ कई परीक्षाओं में बैठे, या तो सी का या एफ का प्राप्तांक अधिकतम है जब भी सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है, तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जब भी एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है, बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं। फुल स्टॉप। ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है। बी के प्राप्तांक से अधिक है। सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, ठीक है। सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। इसमें उसने कई क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, कि एफ को अगर हम इस क्रम में माने तो बी का कौन सा स्थान आएगा, ये सारी चीज़ें उसने पूछी थी, ठीक है। तो यहाँ बस यही ध्यान रखो कि हमें क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ लिख लो अब, सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। पहले यही निकाल लो, फिर बाद में बाकी चीज़ें आप निकाल लोगे। सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब जब आपने इतना बड़ा क्वेश्चन देखा तो पहली बात तो पढ़ने में ही सारी चीज़ें हवा हवाई हो जाएंगी।
इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हवा से यही निकल जाएगा कि यार क्वेश्चन है क्या। और उससे भी बड़ी दिक्कत होती है प्राप्तांक का मतलब क्या है। प्राप्तांक का मतलब होता है कि एक परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को कितने अंक मिले, प्राप्त अंक, ठीक है, मिले कितने, उस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्न को बड़े इजी वे में सॉल्व करना होता है। ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ना होता है, घबराना नहीं है, चीज़ों को सिंबॉलिक रूप में हमें लिखना है, तब हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। नहीं तो अगर उलझ गए तो फिर आंसर आने वाला नहीं है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 6 विद्यार्थी ABCDE और F कई परीक्षाओं में बैठे या तो कई परीक्षाओं में बैठे हैं, या तो C का या F का प्राप्तांक अधिकतम है। जब भी C का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जब भी F का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब B का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। D का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं। A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है। C का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा, वो सोचेंगे क्या ये पागलपन मास्टर करा रहा है, पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और आपको मज़े की बात है कि 2021-22 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आया तो है और करना भी होगा। ठीक है, छोड़ने से काम चलेगा नहीं। अगर छोड़ दोगे तो फिर वही बात है, 2 नंबर आपके उड़ जाएंगे। तो आप क्या करोगे हल करने के लिए, आप हल करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको सिंबॉलिक रूप में लिखो। ठीक है, हमसे कह रहा है 6 स्टूडेंट, तो देखो कौन है, ABCDE और F कह रहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है कि परीक्षा में बैठे हैं, या तो C का या तो F का प्राप्तांक अधिकतम है। मतलब 2 कंडीशन बता रहा है। ठीक है, या तो C का सबसे ज़्यादा है और या तो F का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन आप बना लो ऐसे। अब जब आपने बना ली, फिर क्या कह रहा है, जब भी C का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। मतलब जब C सबसे अधिक होगा, जब C सबसे अधिक होगा तब E जो होगा वो लास्ट में आएगा। E जो होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, E जो होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब F का प्राप्तांक अधिकतम होगा तब B का प्राप्तांक न्यूनतम होगा। जब F का अधिकतम होगा तो कह रहा है कि B का जो प्राप्तांक है वो न्यूनतम। मतलब अगर F से शुरुआत करेंगे तो B को लास्ट में लाएंगे, और अगर C से शुरुआत करेंगे तो E को लास्ट में लाएंगे। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाल लो कंडीशन 1, कंडीशन 2। ठीक, अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, न्यूनतम होता है सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक मिले। अब कह रहा है कि D का जो प्राप्तांक है वो A के प्राप्तांक से अधिक है। D का जो प्राप्तांक है कह रहा है वो A के प्राप्तांक से अधिक है, और कह रहा है कि निकट प्रतिस्पर्धी, मतलब एक ही 2 नंबर का बस अंतर होगा, तो हमें इससे कोई वो नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं, A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है। क्या कह रहा है, A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है। हमने कहा ठीक है। फिर क्या कह रहा है, C का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। C का जो प्राप्तांक है वो A के प्राप्तांक से अधिक है। अब ये चीज़ जब आपने देख ली, ये कंडीशन हमें मिल गई, तो अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन को रखना है और आंसर निकालना है। ठीक, आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को, क्या दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे देखो A तीनों में कॉमन आ रहा, तो पहले हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, और यहाँ से जब निकालेंगे तो अगर हम पहली कंडीशन मान लें कि C सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि अगर C सबसे ज़्यादा हुआ तो E क्या होगा, E कम होगा, सबसे कम। ठीक है, तो हमें ये 2 पता चल गए। अब हमें पता है कि C बड़ा है किससे, A से बड़ा है। C किससे बड़ा है, A से। अब A किससे बड़ा है, A बड़ा है सर B से, A बड़ा है
बी से, ठीक। सी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से। अब यहाँ ध्यान दो कि जो डी है वो बड़ा है किससे, ए से। जो डी है वो किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। डी जो बड़ा है वो ए से बड़ा है। लेकिन 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 आपने एक चीज़ पढ़ी तो उसने एक शब्द यूज किया था। क्या यूज किया था उसने, शब्द यूज किया था कि डी का प्राप्तांक एक के प्राप्तांक से अधिक तो है लेकिन निकट प्रतिस्पर्धी है। मतलब एक ही दो नंबर का अंतर है, एक ही दो नंबर का केवल अंतर है, यानी कि ज़्यादा इनके बीच में कोई अंतर हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हमें इनके बीच में कोई अंतर देखने को मिलता नहीं है। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन करो आप कि ये C है, ठीक है, ये C है, यहाँ A है, ये हमें पता है B है और ये हमें पता है E है। ठीक है, हमें इतना पता है। अब हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि D बड़ा है A से कि नहीं बड़ा है। ठीक, सॉरी, D को आगे रखेंगे कि A को आगे रखेंगे। तो हमसे कह रहा है निकट प्रतिस्पर्धी है, एक नंबर का अंतर है। तो चाहे नंबर एक का अंतर हो चाहे आधे का, बड़ा कौन होगा, D ही होगा। तो हम यहाँ पे D को बड़ा कर देंगे। अब याद करो कि बच कौन रहा है, बच रहा है सर F, बच रहा है कौन, F बच रहा है। ठीक है, तो F की हमें यहाँ कंडीशंस नहीं पता है कि F कहाँ पे आएगा। F की हमें कंडीशन नहीं पता है कि F कहाँ पे हम रखेंगे, F को किस जगह पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन 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 दूसरी कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो, दूसरी कंडीशन को ध्यान से देखो तो क्या कहता है कि F अगर अधिकतम हुआ तो B न्यूनतम होगा। मतलब अगर B को हम लास्ट में रख रहे होंगे तो F जो होगा वो B के आगे ही आएगा। F जो होगा वो B के आगे ही आएगा। अब F B के आगे ही आएगा मतलब क्या होगा, अधिकतम होगा। अगर एक हिसाब से मैं एक कहूँ, इस चीज़ को भी हटा दो आप दिमाग से कि हमने मान लिया होता कि D बड़ा A बड़ा B से, यही तीन मान लेते। तो अब आप एक बात बताओ, इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है। इस कंडीशन में सर ये दिख रहा है कि अगर ये B न्यूनतम है तो F अधिकतम होगा। तो B न्यूनतम है, F अधिकतम होगा। तो जब ये कंडीशन भी वो हमको बता रहा है तो यहाँ वाली कंडीशन से हम क्या निकाल पा रहे हैं, यहाँ वाली कंडीशन से हम D A B की सही लोकेशन निकाल पा रहे हैं। तो जब दूसरी वाली कंडीशन से हम सही लोकेशन निकाल पा रहे हैं और हमको फिर क्या पता है, C को अगर अधिकतम कर देंगे तो E को क्या होगा, न्यूनतम करना पड़ेगा। तो हमें ये लोकेशन पता चल गई पूरी तरीके से कि सर नंबर एक पे हमारा C आएगा और उसके बाद F आएगा। ठीक है, और हमें ये तो पता है कि C से मतलब छोटा है A, C से छोटा है A, क्यों, क्योंकि A बड़ा है B से। ठीक है, D बड़ा है A से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ज़रूरी, बस यहीं पे ये बात ही ट्रिकी थी। अधिकांश बच्चे यहाँ क्वेश्चन गलत इसलिए कर पाए क्योंकि वो D और A की लोकेशन नहीं फिट कर पा रहे थे, F को नहीं समझ पा रहे थे। जबकि हमें F के लिए उसने क्वेश्चन में ही बात दे दी थी। क्या दे दी थी कि अगर F अधिकतम होगा तो B न्यूनतम होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना था कि इन तीन से मैं फिर से समझा रहा हूँ कि हमें सबसे पहले इन तीन से मेन कोर बनाना था। मेन कोर बनाते तो कैसा बनता कि D को अगर हम सबसे ज़्यादा A के साथ करते और A को हम बड़ा करते B के साथ, और हमको क्या पता है कि जो C है वो A से बड़ा है, हमको पता है कि C जो है वो A से बड़ा है। तो मान लो हमें C नहीं पता था, हम इसको रुक जाते, तो हमें इतनी तो कंडीशन पता थी ना कि D सर सबसे बड़ा है, A बड़ा है, फिर B बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते कि अगर B सबसे लास्ट में होगा तो F उसके आगे होगा। मतलब यहाँ से हमें F की लोकेशन मिल जाती थी। अब F की लोकेशन जब मिल गई तो हमने क्या कहा कि हमसे एक पहली कंडीशन कहता है C को अगर सबसे बड़ा मान लोगे आप तो E को हमें क्या करना होगा, E को हमें सबसे छोटा मानना होगा। तो फिर बीच में क्या आएगा, बीच में ये जो बातें हैं, तो हमने F को कर दिया, D को कर दिया, A को कर दिया, B को कर दिया और ये E। मतलब एक तरीके से हमारा
क्रम क्या हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया। ठीक है, मतलब नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे ये। मतलब सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं, सी के नंबर हैं। सबसे कम किसके नंबर हैं, ई के नंबर हैं। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आरोही क्रम में, मतलब कम से ज़्यादा। सबसे कम किसका है, तो सर ई का है, फिर बी का है, फिर ए का है, सर डी का है, फिर एफ का है, फिर सर सी का है। ठीक है, तो हम बता दिए कि सर ये क्या है, ये आरोही क्रम है सर, ये आरोही क्रम है या बढ़ता क्रम है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा था यूपीएससी ने वो क्या थे, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन जैसे उसने हमसे पूछा था कि यदि, लिखो येलो कलर से क्वेश्चन लिखो। अब जब इतना निकाला तो क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा। यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता तो बी का स्थान क्या है। अब यहाँ एक बात बता दूँ, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आई, ठीक है, अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं समझ में आया, ठीक है, ये वैसे तो मैंने हाई लेवल पे जाके इसको समझा दिया आपको, फिर भी ये सीक्वेंस नहीं समझ में आया तो आप क्या करते, आप रुक जाते। ठीक है, मतलब आप यहाँ क्या करते, सी को ऐसे करके, ठीक है, सी को ऐसे करके यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे ये जो आपने सी बनाया ना, ये आप सी को, ए को, बी को और ई को ऐसे करके छोड़ देते। ठीक है, डी को ऐसे, ए को करके ऐसे छोड़ देते। ठीक है, यहाँ रुक जाते अपने आप। क्यों रुक जाते, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा था यूपीएससी ने, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था आरोही क्रम का, ये तो मैंने बताया ना। तो क्वेश्चन उसने जो पूछा था उससे भी आपका आंसर निकलता। कैसे निकलता, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये तो मैं आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन ना दिया जाता तो आप कैसे करते, दोनों कंडीशंस को रख के। यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता हो तो बी का स्थान क्या है, या बी का स्थान क्या होगा। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया था, तीसरा, दूसरा, चौथा या पांचवा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इसने दे दिया कि एफ को अगर हम योग्यता क्रम में दूसरा मान लें, ठीक है, तो हमको क्या पता है, नंबर 1 पर सी था पहले, अगर एफ दूसरे पे आ गया तो यहाँ डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर यहाँ पे ई आएगा। हमको ये तो अच्छे से पता है कि एफ को अगर इसने दूसरे क्रम पे मान लिया, क्योंकि हमें यही दिक्कत हो रही थी कि सी और ए के बीच में या सी और डी के बीच में कौन आएगा। ठीक, तो हमें पता चल गया एफ आ गया दूसरे क्रम में। अब एफ जब आ गया तो हमसे पूछा बी का स्थान कौन सा है। तो एक बात बताओ, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये, तो बी किस पे आया, पाँचवें पे। तो हमने कहा सर जो बी है वो पाँचवें स्थान पे आएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो ये क्वेश्चन से भी हमारा हो सकता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। वो मैंने थोड़ा हाई जाके आपको बता दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था कि क्वेश्चन ऐसा भी आया है, मैंने आपको इसलिए उस तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया दो कंडीशन से। और ये दो कंडीशन वैसे मैं बताऊँ कहाँ लगती है, कोडिंग और डिकोडिंग जब आप पढ़ते हो, और कोडिंग और डिकोडिंग में जब आपको ऐसा कुछ एक क्वेश्चन देता है ना, एस वाई एस करके, है ना, ऐसे एस वाई एस, ठीक है, और फिर एन वाई सी, है ना, सी वाई एन, ऐसे करके देता, तो ये पता नहीं चल पाता कि ये बदले गए हैं या सेम ही है। ठीक है, तो वहाँ पे हल करना होता है कोडिंग डिकोडिंग में। प्रैक्टिस सीट जब कराऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। वैसे एक क्वेश्चन आया था प्रैक्टिस सीट में, आपको दिया भी होगा, बैक ईयर में आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो इसी में, यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या होगा। ए दूसरा, पहला, तीसरा
दूसरा, पहला, तीसरा, ठीक है, या नन, ठीक है, या नन। हालांकि ये नहीं, मैं दूसरा या तीसरा होगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ये चौथा, नन ना लिखो, चौथा जो ऑप्शन आया वही लिखो ना यूपीएससी में, क्यों मैं अपनी तरफ से कठिन बनाऊँ। ठीक, अब क्या कह रहा है बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो। तो अब आपने क्या कंडीशन पढ़ी कि सर अगर बी का प्राप्तांक न्यूनतम होगा तो हमको मतलब पहली ही कंडीशन क्या दे रखी थी, पहली कंडीशन दे रखी थी बी न्यूनतम तभी होगा जब एफ अधिकतम होगा। अब एक बात बताओ, क्या बात बताओ कि सर जब हमारा एफ सबसे अधिक होगा, तो जब हमारा एफ सबसे अधिक होगा तो हमें सी का तो अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है, सी का हम नहीं कह सकते। सी का क्यों नहीं कह सकते? सी का हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना हमारी, ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशन है कि डी बड़ा है एक से, ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है ए से, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि बी को अगर हमने न्यूनतम कर दिया तो हमें ए एफ तो पता चल गया सबसे आगे होगा, ठीक। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ये जो हमने सी वाला बनाया है, यानी कि सी बड़ा है ए से और डी बड़ा है मतलब ए से, ठीक है, और फिर ए जो बड़ा है वो है बी से, तो एक तो ये सी डी की हमें लोकेशन नहीं पता है कि सी डी में कौन सा सीक्वेंस में होगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि सी में ये तो कह रहा था कि ई न्यूनतम होगा, हो सकता है ई दूसरे नंबर पे आ जाए, हो सकता है ई तीसरे नंबर पे आ जाए, है ना, हो सकता है सी आगे चला जाए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये ऑप्शन इसने हमको दिया है कि दूसरा या तीसरा हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, कि दूसरा या तीसरा हो सकता है। कैसे होगा अभी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है बी न्यूनतम तो एफ अधिकतम, ठीक है, एफ अधिकतम हुआ तो एफ अधिकतम हो गया तो सी यहाँ पे आया पहली कंडीशन के हिसाब से, ए यहाँ पे आया, डी यहाँ पे आया और ई यहाँ पे, और ये बी न्यूनतम हो गया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन बनी हमारी। अब इसी को अगर हम देख लें तो ये भी तो हो सकता है एफ यहाँ पे आ जाए, ई यहाँ पे आ जाए, सी यहाँ पे आ जाए, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे और ये बी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है, ठीक, क्योंकि सी जो है वो बड़ा है ए से, सी जो है वो बड़ा है किससे, ए से बड़ा है, ठीक है, सी बड़ा है ए से और डी जो है वो बड़ा है ए से, ठीक। तो ये बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। अब जब ये बात आपने इतनी कर ली तो हम ई की लोकेशन के बारे में नहीं पता है कि ई कहाँ आएगा, दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, तो उसी से निर्भर करेगा सी कहाँ पे जाएगा। लेकिन भैया सी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, मतलब सी कहीं पे भी आ सकता है लेकिन यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अब आपको दिखाते हैं, सी यहाँ क्यों नहीं आएगा। मान लो हमने पहला मेथड जो अपनाया था उसमें 1 2 3 4 5 6 ये रखे थे, ठीक, हमने यहाँ सी रखा था, हमने यहाँ एफ रखा था, यहाँ डी रखा था, यहाँ ए रखा था, ठीक, और हमने क्या बोला था सी अगर अधिकतम होगा तो ई न्यूनतम होगा, ठीक है, ई हमारा न्यूनतम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया था कि ये बी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, बी यहाँ आ सकता है। अब मान लो दूसरा मेथड अगर हमने एफ यहाँ रख दिया अधिकतम में और बी को हमने यहाँ न्यूनतम कर दिया, ठीक है, बी को न्यूनतम कर दिया, तो आपको क्या एक चीज़ पता है, आपको यहाँ पे दो चीज़ तो कंफर्म पता है ना, दो चीज़ कंफर्म क्या पता है क्वेश्चन में, दो चीज़ कंफर्म आपको ये पता है कि सर जो ये सी है वो ए से तो बड़ा है ही, ठीक है, और डी जो है वो भी ए से बड़ा है और ए जो बड़ा है वो है बी से। तो हमने क्या किया यहाँ पे ए की लोकेशन को रखा, ठीक है, हमने यहाँ पे ए की लोकेशन को रखा कि ये ए बी से बड़ा है, ठीक। हमको क्या पता है कि सी भी बड़ा है ए से और डी भी बड़ा है ए से, ठीक है, डी भी बड़ा है ए से। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम डी को यहाँ रख सकते हैं,
डी बड़ा है ए से, ठीक है। अब जब डी बड़ा ए से है, ए बड़ा बी से है, तो सी बड़ा जो है वो ए से होगा ही होगा। यहाँ पे हम ई को रख देंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ सी को रख देंगे, यहाँ हम ई को रख देंगे, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि डी सबसे बड़ा है या डी सी से बड़ा है। तो डी को हम यहीं पे रोक के रखेंगे, या तो बड़ा हो सकता है तो बराबर हो सकता है, ये समझ लो आप, ठीक है। तो या तो बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है, तो हमें जो ऑप्शन दे रहा है दूसरा या तीसरा, उसके बारे में हम बता देंगे कि हाँ सर यही होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो फिर आंसर नहीं निकलेगा और दिक्कत हो जाएगी और फिर बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। दूसरा या तीसरा आएगा, पता चल गया ना कैसे करना है कि बी न्यूनतम होगा तो एफ अधिकतम होगा, तो एफ तो नंबर 1 पे आएगा, सी और ई की लोकेशन का हमें पता नहीं, तो हम इसलिए कह देंगे कि दूसरा या तीसरा ऑप्शन होगा। या ऑप्शन से एलिमिनेट करो, क्या पहला होगा, तो हमें पता है कि पहला तो सर नहीं होगा। तीसरा होगा सर, तीसरा हम सर कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे सी भी है, तो कंफर्म नहीं। चौथा होगा सर, चौथे में सर डी है या तो ए है, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि दूसरा या तीसरा में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ऐसे कर देना। फिर अगला क्वेश्चन, कई बार यूपीएससी भी जानबूझ के कोई एक सूचना मिस कर देती है, तो उसके कारण भी बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है। भाई वो भी तो इंसान ही है, इंसान की तरह सवाल बना रहे हैं, उनका क्या, उनका आंसर निकलना चाहिए। यदि ई का, अगला क्वेश्चन है, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो तो, अब देखो जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा है ना तीसरा दूसरा करके, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि कौन सा क्रम सच में होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब देखो यहाँ थोड़ा और टफ लेवल कर दिया। पहला क्या है, f का प्राप्तांक c के प्राप्तांक से अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, c का प्राप्तांक e के प्राप्तांक से अधिक होगा, c का प्राप्तांक e के प्राप्तांक से अधिक होगा, ठीक है। सी नंबर, ए का योग्यता क्रम चौथा होगा, और डी नंबर, डी का योग्यता क्रम पांचवा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके हल किया होगा। कई बच्चों को लग रहा होगा इसमें तो सर सारे आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सारे आंसर्स में जो सबसे ज़्यादा सही हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, एफ का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा। कैसे, आपको बताता हूँ। क्या कह रहा है आपसे कि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो, मतलब ई को न्यूनतम इसने कर दिया, तो कंडीशन हमें क्या पता है कि एफ का तो हर हाल में ज़्यादा होगा ही होगा। अगर सी का ज़्यादा नहीं होगा तो एफ तो होगा ही होगा। तो पहली कंडीशन तुमको क्लियर कह रही है कि हाँ एफ ज़्यादा होगा सी के प्राप्तांक से, तो ये तो पता चल गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन आप देखो क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा। तो जब ई को तीसरे नंबर पे ला रहा है, ठीक है, ई को तीसरे पे ला रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते सी का प्राप्तांक अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सी के प्राप्तांक की कंडीशंस क्या थी कि ई जब न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, तभी सी सबसे अधिक होगा। तो इसमें हम कंफर्म नहीं है। दूसरा, ए का योग्यता क्रम चौथा होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं ए का योग्यता क्रम? क्यों? क्योंकि एफ आ गया, सी आ गया, है ना, ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ई जब यहाँ आएगा तो यहाँ तो डी आएगा ना, पहले डी आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, फिर यहाँ बी आएगा। तो अब एक बात बताओ, क्या चौथा है ए? तो ए चौथा नहीं है। 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पे, ठीक है, पाँचवें नंबर पे डी का योग्यता क्रम पाँचवा होगा। डी का सर यहाँ पे चौथा है, ठीक है। हमें यहाँ से चेक करना है इस जगह से। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो आप बता सकते हो कि सर
क्योंकि ई न्यूनतम नहीं है। अगर ई न्यूनतम होता तो हम कह देते कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे हमारा एफ वाला या कहें ए वाला ऑप्शन सही है। कारण 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 एफ अधिक तभी होगा जब सी अधिक नहीं होगा। जब सी अधिक नहीं होगा और सी अधिक तभी नहीं होगा जब ई न्यूनतम नहीं होगा। अर्थात यहाँ ई न्यूनतम ना होकर तीसरे स्थान पर है। इसलिए सी कम होगा एफ की तुलना में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। समझ गए? ऐसे आपको यहाँ पे इसका आंसर निकालना। टफ था पेपर, क्वेश्चन टफ था। और मैं एक चीज़ जहाँ तक मान के चलता हूँ ना, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में एक गलती तो की है। क्या गलती उसने की है? उसने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करने लायक नहीं बनाया। उसने इस क्वेश्चन को क्या किया है, इंडिपेंडेंट रूप से बच्चा ना हल करे, वो क्वेश्चन को बेस बना के हल करे, तभी उत्तर निकलेगा। उसने ये कर दिया है। ठीक है, उसने ये कर दिया। नहीं तो ये वाली जो कंडीशन वो दे रहा था, निकट प्रतिस्पर्धी वाली कंडीशन दे रहा था, इनको थोड़ा रोकता वो। ठीक है, कि डी और ए आपस में नज़दीक हैं, क्लियरिटी उसने नहीं दी। और उसने क्वेश्चन के जरिए क्लियरिटी आपसे मांगने की कोशिश की। अब वो बात अलग है कि मैंने भी मूर्खता कर दी। मैंने पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करा दिया, ये सोचकर कि सरल भाषा में आरोही अवरोही में हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि इस क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही करना था, ना कि अपने मन से पूरा करना था। खैर, आपको दोनों तरीके समझ में आ गए, दोनों तरीक़ों से आपका आंसर आ गया। हो सकता है ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन, वीडियो को अगले दिन या तो देख लेना इतना ही लास्ट वाला, या फिर थोड़ी देर आधे घंटे बाद इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके फिर से देख लेना। और फिर भी ना समझ में आए तो छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन मतलब जो भाषा शैली है थोड़ी सी जटिल है और लेवल थोड़ा हाई है, तो हो सकता है ना आए क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप ईमानदारी से बैठ के आराम से इस क्वेश्चन को देखोगे और इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखोगे कि सी तभी ज़्यादा होगा जब ई होगा। ई अगर बीच में आ गया तो सी नीचे हो जाएगा। जैसे एफ तभी ज़्यादा होगा जब बी न्यूनतम होगा, बी अगर बीच में आ गया तो एफ अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। और एफ कब कम, बी कब कम होगा, जब ई लास्ट में होगा, तो ये फिर दोनों बीच में ही रहेंगे। ठीक है, और फिर इन कंडीशन से हम हल कर लेंगे। क्लियर इतनी बातें? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक की समाप्ति की, या कहें हमने तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरिजन स्टडी को कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। अब आपका पजल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा अरेंजमेंट को लेकर, है ना, या फिर आपको पहेली को लेकर आ जाए, या आपको अरेंजमेंट को लेकर आ जाए, या फिर आपको सिलेक्शन बेस्ड को लेकर आ जाए, या फिर कंपैरिजन को लेकर आ जाए, अब आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, आपको इनकी एक प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, उन प्रैक्टिस सीट को आप कवर कर लेना। ध्यान देने वाली बात क्या है, उस चीज़ को समझना कि प्रैक्टिस सीट आपको पहेली की मिलेगी और क्रम व्यवस्था की मिलेगी। और इसी क्रम व्यवस्था में आपको सिलेक्शन बेस्ड के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ आपको तुलनात्मक के, क्योंकि किसी किताब में दोनों टॉपिक होते नहीं हैं। तो मैंने वही कहा ना कि इनको या तो पजल में मिक्स करा दूंगा या तो इसमें। तो ये दो PDF आएंगी ऊपर की, पजल के और क्रम व्यवस्था में, उसी में चारों के होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप मेरे से अलग से मत मांगना कि सर सिलेक्शन बेस्ड की क्यों नहीं आई, सर तुलनात्मक की क्यों नहीं आई। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, किस टॉपिक के साथ? जल प्रतिबिंब के साथ और दर्पण प्रतिबिंब के साथ, कि कौन से अक्षर बदल जाते हैं, कौन से अक्षर नहीं बदलते हैं, कौन अंक बदल जाते हैं, कौन से अंक नहीं बदलते हैं। ठीक है,
और ये छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में कवर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।